डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। तरुण मास्टर के हाथ पर देखता है और वहाँ सांप का डंक लगा हुआ उसे दिखाई दे जाता है। उसे देखकर तरुण चौंक कर कहता है, ये कैसे हो सकता है? आखिर मास्टर को सांप का डंक लगा कैसे? अब तरुण को वो सब याद आता है जब मास्टर की मार्शल आत्मा पिगन को धतूरा सांप ने अपने मुंह में भर लिया था। वो सब सोचते हुए तरुण खुद से कहता है, यानी जब सांप ने मास्टर की मार्शल सोल को काटा तो वो उससे मास्टर के अपने शरीर में भी वो जहर फैल गया। इसके बाद तरुण मास्टर की जैकेट उतारता है और अपने पास ही में कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला लेता है। आग जलाने के बाद तरुण एक चाकू को आग में गर्म करता है और मास्टर के जिस हाथ पर सांप का डंक लगा हुआ था वहां उस गर्म चाकू से एक कट लगा देता है। जहर मास्टर की छाती तक फैल गया था और तरुण अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मास्टर की छाती पर अपने हाथों को रखकर अपनी ऊर्जा से उनकी छाती पर दबाव डालने लगता है और फिर अपनी शक्ति के इस्तेमाल से मास्टर के शरीर का सारा जहर उनके हाथ पर लगाए कट से बाहर निकाल देता है। उसके बाद तरुण मास्टर के हाथ पर पट्टी बांध देता है और उन्हें उनकी जैकेट वापस से पहना के वही लेटा देता है। कुछ देर बाद मास्टर को होश आना शुरू होता है और मास्टर को होश में आता देखकर तरुण एकदम से उनके पास आकर पूछता है, मास्टर आप जाग गए, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पानी पानी, मुझे पानी चाहिए, मास्टर बड़बड़ाते हैं। इतना सुनते ही तरुण मास्टर को सहारा देकर एक पत्थर के सहारे बैठाता है और जल्दी से दौड़कर उनके लिए थोड़ा पानी भरकर लाता है और पानी लाकर उन्हें पिला देता है और फिर वापस से वही लिटा देता है। पानी पीने से मास्टर को थोड़ा आराम मिलता है और वो तरुण से पूछते हैं, तरुण मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये तुमने कैसे किया? हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक है, पापा ने मुझे शरीर से जहर को निकालने के कुछ आसान तरीके बताए हैं और उन्हीं की मदद से मैंने आपके शरीर से उस सारे जहर को निकाल दिया। तरुण बताता है, आज तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया बच्चे। मास्टर तरुण का शुक्रिया अदा करके कहते हैं, आप इस समय काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और इसलिए अभी आप थोड़ा आराम करिए, तब तक मैं आपके और मेरे लिए कुछ खाना बना लेता हूँ। तरुण कहता है, रुको, क्या तुमने वो कर लिया? मास्टर पूछते हैं। इतना सुनते ही तरुण अपनी मार्शल आत्मा और अपनी पहली सोल रिंग को बाहर निकालकर मास्टर को दिखा देता है। तरुण का नीला पौधा अब पहले से ज्यादा बड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसे देखकर मास्टर पूछते हैं, अब इसकी मजबूती कैसी है और इससे कौन सी स्किल मिली है? तरुण अब अपनी स्किल का इस्तेमाल करता हुआ अपने नीले पौधे से सांप की ही तरह तेजी से कुछ रूट सामने वाले पेड़ पर छोड़ देता है और वो रुक जाकर उस पेड़ को कसकर जकड़ लेती है और जहर की वजह से वो पेड़ वहीं से काला पड़ने लगता है। मास्टर अब मैं 50 मीटर के दायरे में कहीं भी वार कर सकता हूँ, तरुण बताता है। मास्टर उस पेड़ की तरफ देखते हैं जिस पर अभी तरुण ने हमला किया था और वो उसके पौधे की मजबूती को देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पौधे की मार्शल आत्मा अब काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तुम्हारी मार्शल आत्मा के पास भी धतूरा सांप का जहर है। मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इससे बस मैं किसी को भी पैरालाइज ही कर सकता हूँ, जहर ज्यादा घातक नहीं है। तरुण बताता है, कोई बात नहीं, इतनी मजबूत और इतना जहर की किसी को पैरालाइज कर दे अभी के लिए काफी है। अगर तुम्हारे दुश्मन के पास 2 आत्मा अंगूठी भी है तब भी वो तुम्हारी इन खूबियों से खुद को बचा नहीं पाएगा। चलो अब स्कूल वापस चलते हैं, मास्टर समझाकर कहते हैं। मास्टर पर आपका घाव? तरुण कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मास्टर तरुण से कहते हैं और उठने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर तरुण मास्टर को सहारा देकर खड़ा करता है और फिर मास्टर और तरुण वहां से स्कूल के लिए वापस आने लगते हैं। कुछ देर बाद मास्टर और तरुण दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं और तरुण मास्टर को सहारा देकर उनके कमरे तक ले जाता है और उन्हें उनके बिस्तर पर लेटा देता है। मास्टर अब आप आराम करिए, अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वो ला कर दे दूंगा, तरुण मास्टर को समझाकर कहता है। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी बहुत देर में फिर से ठीक हो ही जाऊंगा, पर तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। मुझे तीसरे खाने में से दूसरे नंबर की वो किताब ला कर दो, मास्टर अलमारी की तरफ इशारा करके कहते हैं। तरुण उस किताब को लेकर मास्टर के पास आने लगता है और तभी मास्टर उससे कहते हैं, इस किताब को अपने पास रखो, इसमें सोल पावर प्रैक्टिस की मेरी कुछ रिसर्च है और सोल पावर प्रैक्टिस में ये किताब तुम्हारी मदद करेगी और इसके अलावा शहर में जाकर मार्शल सोल हॉल में खुद का रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि तुम्हें नए सोल मास्टर बनने का हर महीने कुछ भत्ता मिल सके। अब तुम्हें और एक अप्रेंटिस बनकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मास्टर, आप अभी आराम करिए और मैं अब जाता हूँ। इतना कहकर तरुण वहां से उस किताब को अपने साथ लेकर चला जाता है। तरुण मास्टर के कमरे से बाहर निकलकर खुद से मन ही मन कहता है, अब चलो मैं एक बार चलकर जिया से मिल लेता हूँ।
वो अभी थोड़े ही आगे चला था कि तभी कुछ बच्चे तेजी से उसके पास से निकलते हैं और वो बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, अरे जल्दी चलो, मैंने सुना है कि अप्रेंटिस और बॉस वांगडू की आपस में लड़ाई हो रही है। तरुण को उनकी बात सुनाई आ जाती है और वो थोड़ा चिंता में आ जाता है और फिर थोड़े गुस्से में होकर वो भी उन्हीं बच्चों के पीछे पीछे उधर जाने लगता है जहाँ वो लड़ाई हो रही थी। छोटी लड़की, अब भी समय है, तुम अब भी माफी मांग सकती हो। वांगडू कहता है, क्यों, तुम डर गए क्या? अगर डर गए हो तो मुझे अपनी बॉस बना लो और मेरी टीम में शामिल हो जाओ। जिया उसका मजाक उड़ाकर कहती है, हाँ, तुमने सोच भी कैसे किया कि मैं तुमसे डरूंगा? वरुण, क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? ये छोटी बच्ची मुझसे लड़ना चाहती है। वांगडू हंसकर वरुण से कहता है, इस सब को छोड़ो और ये बताओ कि तुम कैसे लड़ना चाहते हो? सब साथ में लड़ना चाहते हो या एक एक करके पिटोगे? जिया वांगडू का फिर से मजाक उड़ाती है, मैंने सुना है कि तुम्हारी मार्शल सोल एक खरगोश की है और तुम इसके बाद भी मुझसे लड़ना चाहती हो। मुझे एक खरगोश को अपना पेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे पास 10 साथी है और हम भी 10 भेजेंगे, सब बरी बरी से लड़ेंगे, जो हारेगा वो जीतने वाला का चेला बनेगा। वांगडू बताता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारी तरफ से पहले लेने कौन आ रहा है? जिया शक्त होकर कहती है, मैं अभी नहीं जाता हूँ, पहले अपने साथियों को भेजता हूँ। उनसे लड़ते लड़ते इस छोटी खरगोश की ताकत खत्म हो जाएगी और फिर मैं इसे मजा चखा दूंगा। वांगडू मन ही मन मुस्कुरा कर सोचता है और अपने एक साथी को लेने के लिए आगे भेज देता है। जिया उससे लेने आगे जाने लगती है कि तभी वरुण जिया को रोक कर कहता है, नहीं बॉस, आप अभी मत जाए, पहले मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ, पर बेइज्जती करवा कर मत आना, जिया वरुण से कहती है। वरुण हमें अपना सिर हिलाता है और उस लड़के से लेने के लिए आगे चला जाता है। वरुण को लेने आता देखकर वो लड़का चिढ़ा कर कहता है, वरुण, अगर मैंने आज तुझे मजा नहीं चखाया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है, जब तुम मुझसे हारोगे तो सब उसके बाद तुम्हें पर कटा पक्षी बुलाएंगे। इतना कहकर वरुण अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और वो एक लाल रंग के चीता में बदल जाता है। वरुण को देखकर वांगडू का वो साथी भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और उसकी मार्शल आत्मा एक टूल टाइप मार्शल आत्मा थी, इसलिए उसके हाथ में एक पीले रंग का डंडा आ जाता है। वरुण अब एकदम से उस लड़के पर झपट्टा मारता है, पर वो लड़का उस अपने डंडे से रोक लेता है। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और वरुण उस लड़के को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो लड़का उसके हमलों को अपने डंडे से ही रोक लेता है और घुमाकर बड़ी जोर से वरुण के पेट में एक डंडा मारता है और चीता बना हुआ वरुण पीछे जाकर गिरता है। वांगडू खुशी से जोर से चिल्लाकर अपने साथी से कहता है, बहुत अच्छे लियो, अब इस वरुण को अच्छे से मजा चखा दो। जिया वरुण को पिता देखकर परेशान होने लग जाती है और पीछे से कहती है, हार कर तो मेरे पास तुम बिल्कुल भी मत आ जाना वरुण। जिया की नाराजगी देखकर वरुण फिर से लियो पर हमला कर देता है और बड़ी तेजी से उछलकर उस पर हमला करता है, पर लियो अपने डंडे को जमीन से लगा पर उसे मोड़ता है और वरुण से भी ज्यादा उछलकर उसके पीछे चला जाता है। वरुण भी ये देखकर हैरान हो जाता है और लियो अपने डंडे को तभी उसकी पीठ पर बहुत जोर से मारता है और वरुण सीधा जमीन पर आकर गिरता है। जिया इससे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, तभी उसे पीछे से तरुण की आवाज सुनाई आती है, वरुण क्लोज फाइट में अच्छा है, पर उसका अपोनेंट उसे अपने क्लोज नहीं जाने दे रहा, तुम्हें मेरे लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। तरुण की आवाज सुनकर जिया एकदम से खुश होकर पीछे मुड़ती है और तरुण को अपने पास आता देखकर कहती है, तरुण, तुम लौट आए। जिया अब मुंह बनाकर कहती है, अब तुम दोबारा कहोगे कि मैं हर वक्त सबसे लेने के मूड में रहती हूँ। नहीं नहीं, तुमने सही कहा था, हम अप्रेंटिस है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें ऐसे परेशान करेगा, पर तुम्हें मेरे आने तक रुकना चाहिए था। तरुण समझाकर कहता है, मैं क्यों इंतजार करती, किसे मालूम था कि तुम कब वापस आओगे, यही हमें खुद परेशान कर रहे थे और ये वांगडू मुझे अपनी पेट बनाने के लिए बोल रहा था, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की, अगर मैंने इसको धूल ना चटाई तो मेरा नाम भी जिया नहीं। जिया गुस्से में कहती है, वरुण बुरी तरह से वांगडू के साथ ही लियो से पिट रहा था। लियो अपने डंडे के मार्शल आत्मा से वरुण को बुरी तरह मार रहा था और इससे वरुण, जो कि एक चीते में बदला हुआ था, वो फिर से पहले की तरह अपने असली रूप में आ जाता है। वरुण इतनी बुरी तरह से पिट रहा था कि अब वो लेने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, पर लियो इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। लियो वरुण के पेट में 2 डंडे जोर से मारता है और फिर एक जोरदार डंडा मारकर वरुण को पीछे फेंक देता है। वरुण बड़ी जोर से पीछे जाकर गिरता है। तरुण पीछे खड़ा होकर वरुण को पीटते हुए देख रहा था और उसे लगने लगता है कि वरुण शायद अब जीत नहीं पाएगा, इसलिए तरुण अपनी बेल्ट में से कुछ छोटे कंकड़ निकाल लेता है। वरुण जमीन पर पड़ा हुआ था और इस बात का फायदा उठाकर लियो तेजी से कूदकर उसको डंडा मारने के लिए आता है। वरुण ये देखकर पूरा घबरा जाता है कि तभी कुछ छोटे कंकड़ तेजी से आकर लियो को लगते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वरुण इस बात का पूरा फायदा उठाता है और तेजी से उठकर अपनी मार्शल आत्मा को दोबारा से निकाल लेता है और लियो पर हमला कर देता है।
इस बार वो लियो को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देता और लियो की धुलाई कर देता है। वरुण इस बार लियो को अच्छे से पीटता है और अपने एक जोरदार वार से उसे पीछे फेंक कर मारता है। लियो को ये मार काफी ज्यादा भारी पड़ी थी। वरुण फिर से उससे लेने को तैयार हो जाता है, पर लियो के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया। वरुण खुशी के मारे जोर जोर से शोर मचाता है। ये पक्षी तो सच में पर कटा निकला। तो अब क्या कहते हो? वांगडू। जिया वांगडू का मजाक उड़ाकर कहती है। इस पर वांगडू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता और अपने कुछ साथियों को इशारा करके लियो को उठाकर लाने को कह देता है। उसके 2 साथी जाकर लियो को उठाकर वापस ले आते हैं। अब वांगडू गुस्से से कहता है, हम अभी पहली बार ही हारे हैं, अभी तो पूरी टीम बाकी है, तो इतनी जल्दी अपनी जीत का जश्न मत मनाओ। ललित अब तू जा और इस बार मजा चखा कर ही वापस आना। उद्धरण चिन्ह। वांगडू की बात सुनते ही उसकी टीम का एक लड़का जिसका नाम ललित था, वो लेने के लिए आगे आ जाता है। ये देखकर तरुण जिया के कान में कुछ कहता है और फिर जिया वरुण को बुलाते हुए कहती है, वरुण तुम वापस आ जाओ, अब इससे तरुण लड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। जिया की बात सुनते ही वरुण पीछे हटकर वापस आ जाता है और तरुण ललित से लेने के लिए आगे चला जाता है। तरुण ललित के सामने जाकर अपना एक हाथ पीछे करके हमला करने के लिए इशारा करता है। तरुण के ऐसा करने से ललित को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो गुस्से में आकर तेजी से उछलकर तरुण पर हमला करने के लिए आता है। ललित हवा में उछलकर तरुण पर हमला करने के लिए आ रहा था और ये देखकर तरुण अपने उल्टे हाथ में ऊर्जा भरता है और ललित को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है और फिर खड़े खड़े एक जोरदार लात ललित को मारता है। लात लगते ही ललित हवा में उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और फिर वापस से खड़ा नहीं हो पाता। ये देखकर वहां खड़े सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और वांगडू परेशान होकर बदब देता है, ये कैसे हो सकता है? इसने ये क्या किया? उद्धरण चिन्ह। अगला कौन आने वाला है? तरुण जोर से आवाज लगाकर कहता है। क्या हुआ वांगडू? हवा निकल गई। तरुण ने बिना सोल पावर का यूज किए तेरे पालतू के दांत खट्टे कर दिए। अब तुझे अभी हार मान लेनी चाहिए, वरना तू ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। हा, वरुण उसका मजाक उड़ाकर कहता है। अब इससे वांगडू को गुस्सा आ जाता है और वो अब खुद ही तरुण से लेने के लिए आगे आ जाता है और अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है। उसकी मार्शल आत्मा एक भेड़िए की थी और वांगडू तुरंत एक लाल रंग के बड़े से भेड़िए में तब्दील हो जाता है। वांगडू भेड़िए की मार्शल आत्मा के साथ 11 रैंक का वार सोल मास्टर, वो भी एक सोल रिंग के साथ। वांगडू अपनी पहचान बताता है। अब तरुण भी अपनी पहचान बताकर कहता है, नीले पौधे की मार्शल आत्मा के साथ तरुण। उद्धरण चिन्ह। नीले पौधे की मार्शल आत्मा। हा, वांगडू कहता है और जोर से हंसता है। उसके साथ साथ बाकी बच्चे भी काफी जोर से तरुण पर हंसते हैं। 11 रैंक, एक सोल रिंग के साथ टूल सोल मास्टर, तरुण आगे बताता है। ये सुनते ही सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और वांगडू हैरान होकर पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। 11 रैंक सोल मास्टर, एक सोल रिंग के साथ। तरुण इतना बताकर अपनी धतूरा सांप की सोल रिंग को बाहर निकाल लेता है। तरुण की सोल रिंग देखकर सभी बच्चे और वांगडू पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। 100 साल पुरानी सोल रिंग, ये कैसे हो सकता है? वांगडू हैरान होकर कहता है। तभी पीछे से एक बच्चा वांगडू से कहता है, बॉस इसे हराकर मजा चखा दो। इसके पास बस नीले पौधे की मार्शल आत्मा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको हरा सके। उद्धरण चिन्ह। बेवकूफ, चुप हो जा। वांगडू उस लड़के को धमकाकर कहता है। ये लड़का आखिर है कौन? इसके पास अपनी पहली सोल रिंग ही 100 साल से ज्यादा पुरानी है। क्या ये किसी बड़े परिवार से है? इसके पास जो बेल्ट है वो कोई अप्रेंटिस बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता। वांगडू तरुण को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचता है, क्या तुम सच में एक अप्रेंटिस ही हो? वांगडू तरुण से पूछता है। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? तरुण जवाब देता है। तरुण आगे कहता है, अब जल्दी से शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। इस पर वांगडू गुस्से में होकर कहता है, ठीक है तो फिर जरा संभल के। इतना कहकर वांगडू तेजी से तरुण पर हमला कर देता है। सभी को लगता है कि वांगडू तरुण को हरा ही देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वांगडू भेड़िए में तब्दील हुआ पड़ा था और वो तरुण को जैसे ही पंजा मारने की कोशिश करता है, तरुण अपने एक ही हाथ से उसके इस वार को रोक लेता है। ये देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तरुण ने वांगडू का वार अपने एक ही हाथ से जो रोक लिया था। तरुण अब एकदम से हटकर घूमकर जोरदार मुक्का वांगडू के पर में मारता है और वांगडू पीछे बड़ी जोर से जाकर गिरता है और दूर तक घिसट जाता है। वांगडू अब गुस्से में गुलाटी मारकर खड़ा होता है और उसे दोबारा से खड़ा हुआ देखकर तरुण जोर से आवाज लगाकर कहता है, चलो अब इस लड़ाई को यही खत्म कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ क्यों नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। वांगडू जवाब देता है और तरुण पर हमला करने के लिए आने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर तरुण अपनी सोल रिंग की पावर का इस्तेमाल करता है और अपने सीधे हाथ में ऊर्जा भरकर जमीन पर देकर मारता है। तरुण के ऐसा करते ही जमीन में से नीले पौधे की रूट्स निकलकर तेजी से जाकर वांगडू को कसकर जकड़ लेती है।
वांगडू उनसे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उनसे खुद को आजाद नहीं करा पाता। ये तुमने क्या किया? मुझे यहाँ से निकालो। वांगडू हाथ पैर इधर उधर मारता हुआ कहता है। ऐसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो वांगडू, तुम अपने आप को ऐसे बिल्कुल भी आजाद नहीं करा पाओगे। तरुण समझाकर कहता है। तरुण आगे समझाकर कहता है, मेरी मार्शल आत्मा नीले पौधे के अंदर धतूरा सांप की मजबूती, और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर थोड़ा धतूरा सांप का जहर भी होगा ही। उद्धरण चिन्ह। वांगडू अब भी उससे आजाद होने की कोशिश कर रहा था कि तभी तरुण उसे छोड़ देता है, पर वांगडू फिर भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, वो फिर भी लड़खड़ा रहा था। ये देखकर तरुण उसके पास आता हुआ कहता है, अगर तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे तो मुझे इससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तुम जरूर कोशिश कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं, मैं हार मानता हूँ, बस तुम मुझे फिर से पहले की तरह ठीक कर दो। वांगडू गिड़गिड़ाकर कहता है, अब तुमने अपनी हार मान ही ली है तो तुम्हें अब वो सब करना होगा जो तुमने जिया के सामने कहा था। तरुण वांगडू को बताता है, तो क्या अब मुझे तुम्हें या उसको अपना बॉस मानना पड़ेगा? वांगडू पूछता है। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा, वो जिया है, उसे मैं ही नहीं हरा पाया, वरना आज मैं हॉस्टल 7 का बॉस होता। तरुण बताता है। तरुण की बात सुनकर वांगडू और उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं, और तभी पीछे से जिया आकर तरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, शुक्रिया तरुण, तुमने आज बहुत अच्छा किया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो अब मुझे जाना होगा, अब आगे तुम ये सब संभाल लो। तरुण जिया से कहता है। ठीक है, तुम जाओ, जिया कहती है। तरुण वहां से जाने लगता है, और तभी जिया वांगडू के सामने आकर पूछते हुए कहती है, क्या तुम्हें अभी मुझसे कोई परेशानी है? तो चलो मैं तुम्हें अपना परिचय दे देती हूँ। मैं जिया हूँ, 1st ग्रेड अप्रेंटिस। मेरी मार्शल सोल एक खरगोश है, और मैं 12 रैंक की वार सोल मास्टर हूँ, वो भी एक सोल रिंग के साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुन वांगडू के होश उड़ जाते हैं, और वो चौंक कर जोर से कहता है, क्या 12 रैंक वार सोल मास्टर? उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल सही सुना, जिया जवाब देती है। ठीक है बहन जिया, मैं हार मानता हूँ, आगे भविष्य में तुम स्कूल की सबसे बड़ी बॉस बनोगी। चलो सब आओ और बहन जिया को सिर झुकाकर सम्मान दो। वांगडू कहता है। वांगडू की बात सुनते ही उसके सभी साथी सिर झुकाकर जिया के आगे खड़े हो जाते हैं। तभी जिया पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि तरुण उसके पीछे ही खड़ा हुआ था, वो अभी वहां से गया नहीं था। ये देखकर जिया तरुण से पूछते हुए कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? क्या अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? उद्धरण चिन्ह। तरुण उस पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगता है। तभी जिया फिर से कहती है, क्या तुम्हें ही फुल सोल पावर के साथ पैदा होने की आज्ञा मिली है? क्या मैं वो नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। तरुण ये सुनकर जिया के कहने का मतलब समझ जाता है। बात ये थी कि जिया भी फुल सोल पावर के साथ पैदा हुई थी। तरुण अब जिया के पास आगे आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, जिया तुम सच में एक छोटी खरगोश ही हो क्या? उद्धरण चिन्ह। इस पर जिया को गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से से कहती है, मुझे इस बात पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अब तुम सच में मुझसे पिटोगे? जिया तरुण को मारने के लिए हाथ करती है कि तभी तरुण वहां से उससे बचकर हंसता हुआ भाग जाता है, और जिया ऐसे ही खड़ी होकर उसे देखती रह जाती है। थोड़ी देर में ही तरुण स्कूल से निकलकर शहर के अंदर से होता हुआ मास्टर के कहे अनुसार मार्शल सोल हॉल में रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था। वो एक बड़े से हॉल के पास पहुंच जाता है, जहां कुछ सिपाही दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। तरुण सीढ़ियों पर चढ़कर उनकी तरफ जाने लगता है कि तभी एक सिपाही उसे रोककर कहता है, हे बच्चे वहीं रुक जाओ और आगे मत आना, ये मार्शल सोल हॉल है, तुम यहाँ अंदर नहीं घुस सकते। सिपाही तरुण को वहीं रोक देता है, और तरुण भी वहीं रुक जाता है। फिर तरुण सिपाही को जवाब देकर बताता है, मैं यहाँ अपनी सोल मास्टर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ। तरुण की बात सुनकर वो दोनों सिपाही एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर उनमें से एक सिपाही कहता है, ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, पहले फ्लोर पर जाओ और वहां जाकर मास्टर मैक्स से मिलो। तरुण इसके बाद मार्शल सोल हॉल के अंदर चला जाता है, और पहले फ्लोर पर जाकर दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। वो जैसे ही अंदर घुसता है, उसे मास्टर सूर्या एक बूढ़े मास्टर के साथ वहां अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। हेलो मास्टर सूर्या, तरुण उनके पास जाकर कहता है। तरुण के बारे में उस बूढ़े मास्टर को बताते हुए मास्टर सूर्या कहते हैं, यही वो बच्चा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, लेकिन इसकी मार्शल सोल एक नीले पौधे की है। सूर्या, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा यहाँ आगे की आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है, ना कि मार्शल आत्मा को जागृत कराने के लिए? मास्टर मैक्स सूर्या से पूछते हैं। मैंने ही इस बच्चे की मार्शल आत्मा को जागृत किया था, मास्टर सूर्या बताता है। इसका मतलब यही वो अकेला बच्चा है? मास्टर मैक्स चौंक कर कहते हैं, हाँ प्लीज आप इसे आगे के लिए आइडेंटिफाई कर दीजिए, मुझे किसी काम को पूरा करने के लिए जाना है। तरुण, मास्टर मैक्स तुम्हें आगे की प्रक्रिया में मदद करेंगे, मुझे अब जाना होगा, मास्टर सूर्या बताते हैं। ठीक है मास्टर सूर्या, तरुण जवाब देता है, और इसके बाद मास्टर सूर्या वहां से चले जाते हैं। तरुण, चलो मेरे साथ आओ,
मास्टर मैक्स आगे जाते हुए कहते हैं, आपको परेशान करने के लिए माफ करना मास्टर मैक्स। तरुण उनके साथ जाते हुए कहता है, मुझे मास्टर मत बुलाओ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। मास्टर मैक्स कहते हैं, ठीक है दादाजी मैक्स। तरुण जवाब देता है। इस पर मास्टर मैक्स हल्के से हंसते हैं और तरुण को एक बड़े से हॉल के अंदर ले जाने लगते हैं। तरुण और मास्टर दोनों उस बड़े से हॉल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद मास्टर मैक्स तरुण को बताते हैं, ये मार्शल सोल हॉल की सबसे छोटी संस्था है। इसे मार्शल सोल हॉल ब्रांच भी कहते हैं। इस धरती पर चाहे कितना छोटा शहर क्यों ना हो, हर जगह इस साइज की ब्रांच जरूर मिलेगी। उस कमरे के अंदर 2 हाथों की तरह बने हुए एक फ्रेम के ऊपर एक नीले रंग की बॉल रखी हुई थी, जो अभी हल्के से चमक रही थी। मास्टर मैक्स तरुण को उस नीले रंग की चमकती हुई बॉल के पास ले जाते हैं और वो कुछ कहने ही वाले थे कि तभी तरुण मास्टर मैक्स से कहता है, मास्टर मैक्स क्या अब हम ये शुरू कर सकते हैं? आजकल बच्चे कुछ ज्यादा ही बेसब्र हो गए हैं। चलो ठीक है, हम अब शुरू करते हैं। इतना कहकर मास्टर मैक्स अपने हाथ से कुछ ऊर्जा उस नीले रंग की बॉल पर छोड़ते हैं और वो बॉल और भी ज्यादा चमकने लगती है। उस कमरे में चारों तरफ नीले रंग की रोशनी फैल जाती है और ये देखकर तरुण भी अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेता है और उसके नीले पौधे की मार्शल आत्मा निकलकर उसके सीधे हाथ पर आ जाती है। तरुण की मार्शल आत्मा देखकर मास्टर मैक्स चौंक कर कहते हैं, ये सच में एक नीला पौधा है, क्या इससे कोई दिक्कत है? मास्टर मैक्स, तरुण पूछता है। मार्शल आत्मा बाहर आने के साथ उसकी आत्मा अंगूठी भी बाहर निकल आती है और तरुण की छाती के पास गोल चक्र में घूमने लगती है। तरुण की सोल रिंग देखकर मास्टर मैक्स कहते हैं, ये 100 साल से पुरानी सोल रिंग है। कोई हैरानी नहीं अगर इससे नीले पौधे में कोई बदलाव आया होगा, पर देखकर ये जरूर लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा टीचर जरूर मिला होगा जो तुम्हारे पास इतनी ताकतवर सोल रिंग है। पर बड़े दुख की बात है कि एक नीला पौधा ज्यादा डेवलप नहीं हो सकता। इतना कहकर मास्टर मैक्स अपनी शक्ति से अपने हाथ में एक पीले रंग की बॉल निकाल लेते हैं और तरुण की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, अपनी सोल पावर को इस पर फोकस करो और दिखाओ मुझे कि तुम कौन से लेवल पर हो। मेरे हिसाब से तो तुम शायद 11 लेवल पर होगे। ये सुनते ही तरुण अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करता है और अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके अपने हाथ को मास्टर मैक्स के हाथ में पकड़ी हुई उस पीले रंग की बॉल पर रख देता है। तरुण के हाथ को रखते ही वो बॉल थोड़ा ज्यादा तेज चमकने लगती है और मास्टर मैक्स ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तरुण के हाथ हटाते ही जैसे मास्टर मैक्स उसका लेवल चेक करते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरानी में आ जाते हैं। मास्टर मैक्स बड़बड़ाते हुए कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी सोल पावर लेवल 13 पर है, तुम लेवल 13 पर हो, तुमने 2 लेवल कैसे स्किप किए? बच्चे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने अपनी सोल रिंग पाने के लिए कौन से बीस्ट का शिकार किया था? ये सुनते ही तरुण मास्टर मैक्स को जवाब देकर बताता है, धतूरा स्नैक, और फिर अपनी सोल रिंग को पूरी तरह से उनको दिखा देता है। ऐसा करने से तरुण की सोल रिंग में से धतूरा सांप की परछाई निकलकर सामने आ जाती है। तरुण की सोल रिंग का उसकी मार्शल आत्मा के साथ जुड़ाव देखकर मास्टर मैक्स पूरी तरह से चौंक जाते हैं और कहते हैं, धतूरा स्नैक और तुम्हारी मार्शल आत्मा के साथ इतना अच्छा जुड़ाव? धतूरा स्नैक तो एक जानवर है और तुम्हारी मार्शल आत्मा एक प्लांट है, तो एक जानवर की सोल रिंग एक प्लांट मार्शल आत्मा के साथ कैसे जुड़ सकती है? ऐसा हो सकता है मास्टर मैक्स, कुछ परिस्थितियों के आधार पर ऐसा हो सकता है। मेरे टीचर इस थियरी को मार्शल सोल नकल करने की थियरी कहते हैं। तरुण बताता है, तुम्हारा टीचर कौन है? मास्टर मैक्स झट से पूछते हैं। इस पर तरुण जवाब देकर बताता है, हर कोई उन्हें मास्टर के नाम से पुकारता है। मास्टर, ये वही मास्टर है जो मार्शल सोल हॉल से निकाल दिया गया था। मास्टर मैक्स बताते हैं, अच्छा तो मास्टर मार्शल सोल हॉल से है। तरुण मन ही मन खुद से कहता है। तरुण ये सोच ही रहा था कि तभी मास्टर मैक्स तरुण के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं, तरुण, क्या तुम मार्शल सोल हॉल में शामिल होना चाहते हो? मास्टर मैक्स, मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस अपनी सोल पावर का लेवल चेक कराना था। तरुण जवाब देता है, नहीं बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्शल सोल हॉल से जुड़ने का मतलब है कि तुम वहाँ के एक अच्छे सोल मास्टर बन सकते हो। सोल मास्टर की ट्रेनिंग सीधा हमारे स्पेशल स्कूलों में शुरू होगी। मास्टर मैक्स बताते हैं, मुझे माफ करना दादाजी, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैं पहले ही नॉर्डिंग स्कूल में सीख रहा हूँ। तरुण बताता है, ओ बच्चे, फिर तो तुमने वैसे भी काफी ज्यादा देर कर दी। हम शौक से मार्शल सोल हॉल से जुड़े क्यों नहीं हो, पर हम किसी और स्कूल से किसी बच्चे को नहीं छीन सकते। मास्टर तुम्हारा दाखिला स्वीकार नहीं करेंगे, ये सब सूर्या की गलती है, उसे तुम्हें सीधा हमारे पास ही लाना चाहिए था। मास्टर मैक्स उदास होकर बताते हैं, आप ऐसा मत कहिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहाँ पहले आ जाता तो मुझे कभी इतनी अच्छी सोल रिंग प्राप्त ही नहीं होती। तरुण उन्हें समझाकर बताता है, हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा। चलो ये सब छोड़ो, सोल मास्टर्स की टीम में तुम्हारा स्वागत है नन्हे मास्टर। आज और अभी से तुम इस दुनिया के एक सम्मानित सोल मास्टर करार दिए जाते हो। मास्टर मैक्स तरुण को सम्मानित करते हुए कहते हैं,
ये सुनकर तरुण के चेहरे पर एक लंबी से मुस्कान आ जाती है और वो मास्टर मैक्स से अलविदा लेकर मार्शल सोल हॉल से बाहर आ जाता है। वो मार्शल सोल हॉल से बाहर आकर सीधा शहर में घूमने लगता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में घूमते हुए उसे एक लोहार की दुकान नजर आती है और वो उस दुकान को देखकर उसकी तरफ चला जाता है। लोहार भट्टी से गर्म लोहा निकालकर उसे हथौड़े की मदद से पीट पीट कर आकर देने की कोशिश कर रहा था और तभी वहां तरुण आकर उसके सामने खड़ा होकर उसको काम करते हुए देखने लगता है। अपने पास एक बच्चे को ऐसे खड़ा देखकर लोहार कहता है, ओ बच्चे, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो अपने साथ किसी बड़े को लेकर आओ। हेलो सर, क्या आपको यहाँ किसी चेले की जरूरत है? तरुण पूछता है। चुप करो बच्चे और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को एक बार देखो, तुम कहाँ से एक लोहे नजर आ रहे हो? लोहार तरुण को धमकाकर कहता है। अब वहाँ काम कर रहे सब लोग तरुण की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और तरुण अपने कपड़ों की तरफ देखता है और लोहार से कहता है, मुझे माफ करना सर, मैं बस अभी थोड़ी देर में वापस आया। इतना कहकर तरुण वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में दोबारा से वापस आता है। इस बार उसने अपनी छाती पर लोहरों की तरह से एक कपड़े को बांधा हुआ था और वो लोहार के पास आकर कहता है, देखिए सर, क्या अब मैं एक चेले जैसा दिखाई दे रहा हूँ? इस पर लोहार को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में तरुण से कहता है, बच्चे, क्या मैं तुम्हें कोई जोकर नजर आ रहा हूँ? तुम अब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे माफ करना सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं यहाँ के स्कूल के अंदर भी एक अप्रेंटिस हूँ। दोपहर के बाद मेरे पास समय ही समय रहता है। मेरे पिता गांव में एक लोहार ही है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सहायक के रूप में रख सकता हूँ। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं होगी पर तुम्हें अच्छे से खाना जरूर खिलाया जाएगा। तो बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? लोहार तरुण को समझाकर बताता है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तरुण झट से जवाब देता है। तरुण की नादानी वाली इस हरकत पर बाकी काम मारने वाले लोहार के साथ ही उस पर हंसने लगते हैं और तभी लोहार उन्हें धमका कर कहता है, घूरना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, समझे? इसके बाद वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने अपने काम में दोबारा से लग जाते हैं। लोहार दोबारा से अपने काम को करने में लग जाता है और तरुण उसी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुमने अभी बताया कि तुमने अपने पिता से ये काम सीखा है, तो तुम्हारे पिता से तुमने आखिर क्या सीखा है? लोहार तरुण से पूछता है। मैंने अपने पिता से लोहारी करना सीखा है। आपको बेशक मैं देखने में छोटा लग रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ। लोहारी करना मेरे लिए कोई परेशानी का काम नहीं है, तरुण झट से जोश से भरकर बताता है। तरुण की बात सुनकर लोहार तरुण पर बड़ी जोर से हंसता है। हाँ 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 हाँ, सुना भाइयों, हमारा नया साथी कह रहा है कि वो लोहारी कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। ये सुनकर अब बाकी सब भी बड़ी जोर जोर से तरुण के ऊपर हंसने लग जाते हैं। इस सब से तरुण को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए, तरुण सख्त होकर कहता है। इतना सुनते ही लोहार अपना वो भारी हथौड़ा नीचे गिरा देता है और उसके ऐसा करते ही सब चुप हो जाते हैं। बच्चे, अगर तुमने इस हथौड़े को भी उठा लिया तो मुझे तुम पर भरोसा हो जाएगा, नहीं तो चुपचाप यहाँ से अब चले जाना। तो बताओ, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोहार तरुण से सख्त होकर कहता है। ठीक है, मुझे मंजूर है, तरुण जवाब देता है। अब तरुण आगे बढ़ता है और लोहार की एक कैंची की तरह की टूल को उठाकर उससे गर्म लोहे को पकड़कर उठा लेता है और लोहार से कहता है, आप इस गर्म लोहे के टुकड़े की इम्प्योरिटी दूर करने की कोशिश कर रहे हो, सही कहा। इस पर लोहार हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इसके बाद तरुण सीधा उस लोहे के टुकड़े को पकड़कर दोबारा से भट्टी में डाल देता है और भट्टी में हवा पंप करने वाले आदमी से कहता है, इसमें और तेज हवा पंप करो, भट्टी अभी ज्यादा गर्म नहीं है। तरुण के मुंह से ये सुनकर वो आदमी लोहार की तरफ देखता है और लोहार उसे करने के लिए इशारा कर देता है। इसके बाद वो आदमी भट्टी में और तेज पंप करने आग को बढ़ा देता है और भट्टी और भी ज्यादा गर्म होने लगती है। तरुण भट्टी में देखता हुआ उन सभी बातों को याद करने लगता है जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी। उसके पिता ने जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल करके तरुण को हथौड़ा अच्छे से चलाना सिखाया था, वो सभी तरुण के याद आना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ही वो लोहे का टुकड़ा पूरा गर्म हो जाता है और तरुण उस कैंची जैसी चीज से लोहे को भट्टी से निकालकर लोहे को पीटने की जगह पर रख लेता है और अपने पास रखे उस बड़े से हथौड़े को पकड़कर एक झटके में उठा लेता है। ये देखकर लोहार और उसके सभी साथी चौंक जाते हैं और लोहार चौंक कर कहता है, तुमने इसे एक बार में ही उठा लिया, तुम शक्तिशाली हो और अब मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम एक लोहार के ही बेटे हो। पर अब तरुण उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उस टुकड़े पर 2 जोरदार चोट मारता है। उसकी इतनी ताकत के साथ वो चोट मारी थी कि वहां जमीन हिलने लगती है और सभी हड़बड़ा जाते हैं। तरुण अब बिना रुके लगातार इधर और उधर से उस टुकड़े पर चोट मारे जा रहा था और ये देखकर लोहार और उसके साथियों का सिर चकरा जाता है। लोहार तरुण की उस स्किल को देखकर चौंककर खुद से कहता है, क्या ये लगातार हथौड़ा चलाने की स्किल है? सबसे ताकतवर लगातार हथौड़ा चलाने की स्किल।
तरुण अपने उस लगातार वार से कुछ ही चोटों में उस लोहे के टुकड़े को पीट पीट कर बहुत पतला कर देता है और फिर हथौड़ा नीचे रखकर मुड़कर सबकी तरफ देखता है। वहाँ सबके होश उड़े पड़े थे और वो सभी काफी ज्यादा हैरानी में थे। ये देखकर तरुण उनसे पूछता है, क्या हुआ? आप सब इतने हैरान क्यों लग रहे हैं? हथौड़ा चलाने की रैंडम स्किल को लगातार हथौड़ा चलाने की स्किल भी कहते हैं। ये स्किल एक लोहार की पॉवर को अच्छे से छोड़ती है। मैंने सुना है कि सबसे ताकतवर लगातार 81 बार हथौड़े को चलाने वाली स्किल है। इससे किसी भी धातु के टुकड़े को सीधा शेप दिया जा सकता है। ये स्किल किसी भी धातु की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए सबसे अच्छी है। मुझे लगा था कि ये स्किल कहीं गुम हो गई है, पर आज इसे देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। लोहार बताते हुए खुश होकर कहता है। लोहार के बाकी सभी साथी भी उसकी बातों को गौर से खड़े होकर सुन रहे थे और पीछे एक गली में एक आदमी लबादा ओढ़े हुए छुपकर उनकी सारी बातों को सुन रहा था। तरुण को कुछ शक होता है और वो पीछे मुड़कर गली की तरफ देखता है, पर वहां तब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो आदमी तब तक वहां से जा चुका था। तरुण को अब उसकी नौकरी मिल चुकी थी और अब वो वापस स्कूल आ जाता है। उसे ऐसे ही पूरे 1 साल बीत जाती है और वो अपनी पोटली अपनी पीठ पर बांध कर जिया के साथ जंगल से होता हुआ जा रहा था। तरुण, हमें अभी तुम्हारे घर पर पहुंचने में और कितनी देर लगने वाली है? जिया चलते हुए परेशान होकर कहती है। बस जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। तरुण जवाब देता है, मेरा परिवार गरीब है तो हमारे पास तुम्हें अच्छा खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। तरुण आगे जिया को समझाकर कहता है, कोई बात नहीं। जिया जवाब देती है, मेरे पिता एक बहुत बुरे इंसान है। तरुण दोबारा से कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अच्छी बनकर रहूंगी। जिया जवाब देती है, हाँ, आशा करता हूँ। तरुण धीमे से कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आऊं? जिया नाराज होकर पूछती है, अरे नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। तरुण समझाकर कहता है, ठीक है तो फिर मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। जिया खुश होकर कहती है और तरुण के साथ आगे चलने लगती है। थोड़ी ही देर में तरुण जिया को लेकर अपने घर के पास पहुंच जाता है और बताते हुए कहता है, लो आ गया मेरा घर। ओह, तो ये तुम्हारा घर है, अच्छा दिखाई दे रहा है। जिया कहती है, तुम्हें सच में ये अच्छा दिखाई दे रहा है ना? तरुण पूछता है, हाँ और क्या, इसमें भला क्या खराबी है? जिया बताती है, चलो ये तो अच्छी बात है, चलो तो आओ। तरुण इतना कहकर अपने घर की तरफ नदी के ऊपर बने उस लकड़ी के पुल को पार करके जाने लगता है और जिया भी उसके साथ उसके घर की तरफ जाने लगती है। तरुण अपने घर के दरवाजे को बाहर से खोलते हुए आवाज लगाता है, पापा, मैं घर वापस आ गया। जिया भी उसके साथ घर के अंदर घुस जाती है, पर घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। तरुण घर के अंदर फैले हुए कचरे को देखकर कहता है, ये अब भी वैसे का वैसा ही है। इसके बाद तरुण अपनी पोटली को उतार कर एक मेज पर रख देता है और फिर से आवाज लगाता है, पापा, मैं घर आ गया। पर इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जिया अभी भी वही खड़ी हुई थी कि तरुण दूसरे कमरे की तरफ अपने पिता को देखने के लिए जाने लगता है। तभी उसके पिता के कमरे में से गांव का मुखिया निकलकर बाहर आता है और गांव के मुखिया को वहां देखकर तरुण चौंक जाता है और उनसे पूछता है, दादाजी आप यहाँ? तरुण, तुम यहाँ अकेले वापस क्यों आए? मुखिया पूछता है, मैं अकेला नहीं आया हूँ, जिया मेरे साथ आई है। तरुण जिया की तरफ इशारा करके कहता है। तभी जिया भी दौड़कर उनके पास आ जाती है और मुखिया को प्रणाम करते हुए कहती है, हेलो दादाजी। हेलो, मुखिया खुश होकर कहता है। अब तरुण मुखिया से पूछता है, दादाजी मेरे पिता कहाँ है? इस पर मुखिया तरुण को बताते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे पिता को अपने साथ ले जाकर तुम्हें लेने के लिए आने वाला था, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला, बस उसका लिखा हुआ ये पत्र मुझे मिला। मुखिया एक पत्र को तरुण की तरफ बढ़ाते हैं और तरुण उस पत्र को पकड़कर पढ़ने लग जाता है। पत्र में लिखा हुआ था, तरुण, जब तुम ये पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से जा चुका हूँगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। एक पक्षी आसमान में ऊंचा तभी उड़ सकता है जब उसे पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो। मैं बेकार हूँ और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें ही अब अपना रास्ता चुनना है। मैं अपना कुछ लेने वापस जा रहा हूँ जो मुझसे ताल्लुक रखता है। मेरी चिंता मत करना, एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करोगे। अगर एक दिन तुम्हें कभी लगे कि सोल मास्टर होना एक अच्छा काम नहीं है तो इसी गांव में वापस आ जाना और ठीक मेरी तरह एक लोहार बन जाना। मुझे याद मत करना, तुम्हारा पिता तेजस। ये सब पढ़कर तरुण की आंखें नम हो जाती है और उसके हाथ से वो पत्र वही जमीन पर गिर जाता है। मेरे पिता घर छोड़कर चले गए, तरुण उदास होकर कहता है। ये सुनकर जिया उसके पास आती है और नीचे पड़े हुए उस पत्र को उठाकर पढ़ती है और तरुण की तरफ उसे वापस बढ़ा देती है। तरुण उसे पकड़ लेता है और अपने आप को शांत करके मुखिया से कहता है, इसके लिए आपका शुक्रिया दादाजी। इतना कहकर तरुण पीछे मेज के पास चला जाता है और उसको उदास देखकर मुखिया भी थोड़ा उदास हो जाता है और वो बेचारा अब बिना कुछ कहे अपनी लाठी का सहारा लेकर वहां से चला जाता है।
नॉर्डिंग स्कूल। मास्टर अपने कमरे में बैठकर किताब पढ़ रहे थे और मन ही मन तरुण को याद करते हुए कहते हैं, तरुण इस समय अपने घर में होगा। तभी बाहर से उनके कमरे के दरवाजे को कोई खटखटाता है। मास्टर खटखटाहट की आवाज सुनकर कहते हैं, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। उनके इतना कहते ही एक लबादा ओढ़े हुए आदमी उनके कमरे में आकर कहता है, हेलो मास्टर। मास्टर अपने सामने एक हट्टे कट्टे आदमी को लबादा ओढ़े देखकर अपनी किताब बंद करके खड़े होते हैं और अपनी किताब पास के स्टूल पर रखते हुए पूछते हैं, तुम कौन? उद्धरण चिन्ह, मुझे लगता है कि हमने एक दूसरे को करीब 20 सालों से नहीं देखा है। सही कहा, तुम शायद अभी मुझे पहचान नहीं पाए होगे और मैं उसके लिए तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। मैं तेजस हूँ। तरुण के पिता तेजस अपना लबादा उतार कर कहते हैं, तेजस तुम? मास्टर कहते हैं और ये कहते हुए उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। मास्टर उनकी तरफ धीरे से बढ़ते हुए कहते हैं, तुम तो एक हेमरियन हो, क्यों ना हम पुरानी बातों पर ध्यान ना दे। तेजस कहते हैं, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम तरुण के पिता हो। पर तरुण तो घर वापस चला गया है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर पूछते हैं, सही कहा, वो घर है और इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है कि तुमने उसे अपना चेला बना लिया है। मैं तुम्हारे पास पहले ही आना चाहता था, उसके सिवाय मेरी इस दुनिया में चिंता करने वाला कोई नहीं है। पर अब मुझे जाना है और मैं तरुण को तुम्हारे हवाले सौंपना चाहता हूँ। तेजस बताते हैं, तुम छोड़कर जा रहे हो? पर कहा। मास्टर चिंता करते हुए पूछते हैं, नहीं, मैं कहीं भी छोड़कर नहीं जा रहा, मैं वापस आऊंगा। अब मेरा एक काम बाकी है जो मुझे पूरा करना है। तेजस समझाकर बताते हैं, कोई भी काम तुम्हारे बेटे से बड़ा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मास्टर समझाकर कहते हैं, वो तुम्हारा चेला है और तुम उसके गुरु। मुझे पता है कि तुम उसकी परवाह करते हो और उसका ध्यान मुझसे भी अच्छा रखोगे। वो मेरा साथ इतना खुश नहीं रह पाएगा, उसे अपनी पसंद खुद चुननी चाहिए। भले ही यह एक असामान्य रास्ता है पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तेजस कहते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर मैं यह अच्छे से कह सकता हूँ कि तरुण तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे ऐसे छोड़कर उसके साथ बुरा कर रहे हो? मास्टर समझाकर कहते हैं, मेरे साथ रहना उसके लिए बुरे से भी बदतर होगा। बस यही सब मुझे तुम्हें बताना था। तेजस कहते हैं। इतना कहकर तेजस दरवाजे के पास जाकर रुक कर कहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, एक बात हमेशा याद रखना, वो मेरा बेटा है। इतना कहकर तेजस एक कार्ड निकालकर मास्टर की तरफ फेंक देता है और वहां से चला जाता है। मास्टर उसके फेंके हुए कार्ड को उठाकर देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर इस समय कमरे में अकेले थे और तेजस वहां से जा चुके थे। अब मास्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और एक लंबी सांस भरते हैं। तरुण और जिया दोनों घर के बाहर बैठे हुए थे। तरुण अब भी काफी ज्यादा उदास था और वो जिया से कहता है, शुक्रिया जिया। शुक्रिया किस लिए? जिया पूछती है। मेरे साथ यहाँ आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तरुण ऐसे ही मुंह लटकाकर कहता है। इस पर जिया उसे हल्के से कंधा मारती है और कहती है, अब उदास मत हो, तुम्हारे पिता बस कुछ ही दिनों के लिए बाहर गए हैं। तुम दोनों एक दिन एक दूसरे से जरूर मिलोगे। अब क्योंकि वो चले गए हैं तो तुम अब अच्छे से बड़े होगे और ताकत भी बनोगे। पर अगर तुम ऐसे ही मुंह बनाकर बैठे रहोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम उन्हें भी उदास करोगे? शायद, लेकिन वो मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरे पिता ही मेरे लिए सब कुछ थे, उनके बिना अब घर ज्यादा दिन घर जैसा नहीं रहेगा। तरुण उदास होकर जवाब देता है, तुम्हारे पिता की जगह पर मैं भी तो तुम्हारी एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ हूँ। पर अगर तुम्हें परिवार ही चाहिए तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन बन सकती हूँ। तो मुझे तुम बहन जिया बुलाओ, जिया कहती है। इस पर तरुण कुछ जवाब नहीं देता और जिया ये देखकर कहती है, हर कोई मुझे सिस्टर जिया बुलाता है, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इस पर तरुण खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ महीने छोटी हो, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोटी बहन बुला सकता हूँ। सपने देखो, जिया तरुण को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, पर तरुण एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर जिया मुंह फुलाकर पीछे मुंह करके खड़ी हो जाती है। ये देखकर तरुण उसके सामने आकर कहता है, जिया मेरे साथ पहाड़ों पर चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इतना कहकर तरुण अपना हाथ आगे जिया की तरफ बढ़ा देता है और जिया तरुण का हाथ पकड़ के कहती है, ठीक है चलो। अब दोनों वहां से भागकर पहाड़ों की तरफ जाने लगते हैं। पहाड़ के ऊपर वहां बहुत सारे तरह तरह के फूल खिले हुए थे। जिया तरुण के साथ वहां आ जाती है और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिया को इतना खुश देखकर तरुण भी खुश हो जाता है और उसे बताता है, जिया मैं यहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किया करता था। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे आशा है कि तुम सीरियस होकर जवाब दोगी। तुम्हें पता है अब तुम स्कूल के उन बूढ़े आदमियों की तरह लग रहे हो, जिया तरुण पर हंसकर कहती है। तरुण बिल्कुल सीरियस था और वो शक्त होकर जिया से पूछता है, क्या तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बनोगी? मुझे लगता है कि अभी भी हम परिवार बन सकते हैं। मैं जिया इतना कहकर चुप खड़ी हो जाती है।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही दौलत और ना ही पावर। लेकिन मैं तुमसे एक वादा जरूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी किसी से हट नहीं होने दूंगा। तरुण शक्त होकर कहता है, अगर एक दिन बहुत सारे लोग मुझे मारना चाहेंगे और तुम भी उन्हें हरा नहीं पाओगे तो तुम क्या करोगे? जिया पूछती है, तो उन्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। तरुण शक्त होकर जवाब देता है, मुझे खुशी है कि मुझे तुम जैसा एक दोस्त मिला। जिया खुश होकर कहती है और तरुण के गले से लग जाती है। मुझे भी बहुत खुशी है, तरुण जवाब देता है। शाम होने लगती है और जिया और तरुण दोनों वही उन फूलों के बीच में लेटे रहते हैं और अब जिया उन फूलों के बीच उठकर खेलने लगती है और इधर उधर दौड़ने लगती है। तरुण उसे ऐसे खेलता देखकर उसके साथ दौड़ने लगता है और अपने हाथ से वो सीक्रेट हथियार उतार कर जिया को देते हुए कहता है, जिया मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिया एकदम से पीछे तरुण की तरफ मुड़कर देखती है और तरुण के हाथ में कुछ देखकर उसकी तरफ आते हुए पूछती है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। जिया तरुण के हाथ से वो गुप्त हथियार लेकर देखने लग जाती है और तभी तरुण उसके हाथ से वो हथियार लेकर उसकी कलाई पर पहनाते हुए बताता है, ये गुप्त तीर है और मैं इन्हें बिना आवाज करने वाला गुप्त हथियार बुलाता हूँ। जब तुम इसका ट्रिगर खींचोगी तो इसमें से एक छोटा सा तीर तेजी से निकलेगा और वो पूरा तुम्हारे कंट्रोल में होगा। इसमें से बड़ी धीमी आवाज आएगी और वो किसी को भी महसूस तक नहीं होगी। तो जब हम लड़े तब मैंने तुम्हें कभी इसे इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं देखा? जिया पूछती है, पागल लड़की, मैं इतना खतरनाक हथियार तुम्हारे ऊपर चला भी कैसे सकता था? तरुण समझाकर बताता है, तो फिर तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिया कहती है और अपनी कलाई पर पहने हुए उस हथियार को तरुण की तरफ कर देती है। तरुण इससे बुरी तरह घबरा जाता है और हथियार का अपनी तरफ मुंह होने से पहले ही पकड़ लेता है। शुक्र है बच गया, वरना अगर ये चल जाता तो मेरा काम तो आज ही खत्म था। तरुण अपनी छाती पर हाथ रख कर कहता है। तरुण अब आगे जिया से कहता है, देखो उधर एक मच्छर उड़ रहा है। तरुण के कहते ही जिया भी उस तरफ देखती है और एक बड़ा सा मच्छर उनसे थोड़ी दूरी पर फूलों के ऊपर मंडरा रहा था। तरुण आगे कहता है, मैं इसे बिना मेरे इसके लेफ्ट पंख को काट सकता हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली थी? जिया कहती है। इतना सुनते ही तरुण अपनी पर्पल आंखों का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ से एक बहुत ही छोटी सी सुई जैसे हथियार को मच्छर की तरफ फेंक कर मारता है। वो हथियार सीधा मच्छर के पंख में लगकर उस मच्छर को अपने साथ लेकर पास के पेड़ पर जाकर गिर जाता है। तरुण उस छोटे से हथियार को पेड़ से निकालता है और उसके साथ वो मच्छर भी निकल कर आ जाता है। ये एक सीक्रेट हथियार है और मेरे पापा भी इसके बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी एबिलिटी है। तरुण शक्त होकर बताता है। ये मजेदार है, क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? जिया पूछती है। नहीं, तरुण साफ मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। जिया उसके पीछे भागते हुए उसे मनाते हुए कहती है, तरुण प्लीज मुझे भी सिखा दो ना। अगर तुम्हें सिखा दिया तो इसका अंजाम कई बेचारों को भुगतना पड़ेगा। अभी तुम बस कलाई वाले तीर को चलाना सीखो, ये भी एक तरह का गुप्त हथियार ही है। तरुण जिया को समझता है और इतना कहकर उससे थोड़ा आगे जाकर खड़ा हो जाता है। जिया अपनी कलाई पर बांधे उस हथियार को देखने लगती है और तरुण ऊपर आसमान में चांद को देखने लगता है और अब वो दोनों वही बैठकर ऊपर आसमान में निकले चांद को देखने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।